तो हम बात कर रहे हैं अलुवियल सॉइल की। अलुवियल सॉइल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे समक्ष हमारे सामने है पहला जो सॉइल है उसके बारे में। और मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सॉइल ही यही पाई जाती है। अब ये वर्ड शब्द कहाँ से आया है वो देखिए आप। तो हमारे सामने ये है पहला अलुवियल पार्टिकल। अलुवियल पार्टिकल अलुवियल पार्टिकल्स है। तो ये जहाँ जहाँ ये अलुवियल पार्टिकल बहता है ये किसके माध्यम से आता है? सबसे पहले आपको पता है रिवर्स के माध्यम से ये आता है। रिवर्स हमारी कौन कौन सी है? इंडस रिवर, ये आपको पता है। दूसरी है रिवर गंगा, और तीसरी रिवर आपको पता है, आपको ब्रह्मपुत्र, जो हमारी हिमालय पहाड़ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये 3 रिवर्स के माध्यम से अलुवियल पार्टिकल्स नीचे यहाँ बह के आते हैं। और जो ये अलुवियल पार्टिकल होते हैं, तो ये जो अलुवियल पार्टिकल्स है, इसकी खासियत है कि ये मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ये मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ये सब उपजाऊपन, जिसके बाद हमारे पास ये सब है उपजाऊपन ही इसको बढ़ाते हैं। उसके ये उसका उपजाऊपन बढ़ाते हैं ये मिट्टी का। और आपको शायद ध्यान होगा, आपने 7th क्लास में बच्चों ने पढ़ा होगा, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, गुजर प्रतिहार गुजरात के, महाराष्ट्र के राजकोट राज और बंगाल के पालाज, ये तीनों लगातार 300 सालों तक इस एरिया के बारे में लड़ते रहे। जहाँ पर नेपाल से 4 नदी आती थी। मैं आपको थोड़ा बता दूँ, कन्नौज, आपने कन्नौज के बारे में सुना होगा। कन्नौज का जो एरिया है, इस कन्नौज के इस एरिया, यहाँ पर कारण क्या था कि नेपाल से 4 नदियाँ आ रही है। गंगा नदी भी उधर से आ रही है, यमुना भी उधर से आ रही है। तो ये 7-8 जो नदियाँ आसपास नीचे वाले एरिया से भी, विंध्याचल पर्वत उधर से भी नदियाँ आ रही है, उस एरिए को ज़्यादा फर्टाइल बना रही है। उस ज़माने में 1 बीघा में 5 बोरी यदि होती थी, मान लीजिए अपने और इलाके में, तो यहाँ पर कम से कम 20 बोरी होती थी। इसलिए खाने के लिए, पेट के लिए, अनाज के लिए, ये सारे जो तीनों जो ये राजवंश ये आपस में लड़ाई करते थे। लगभग 300 साल तक ये मामला चला था। तो ये देखिए, ये फर्टिलिटी बढ़ाते हैं इसकी। तो अलुवियल पार्टिकल की वजह से इस मिट्टी का नाम पड़ गया अलुवियल सॉइल। अब साथ साथ आपके यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि हमारे राजस्थान गुजरात वाला एरिया है, इसमें भी एक पट्टी जाती है, वो एरिया है। हो सकता है पहले समय में यहाँ पर सरस्वती नदी है, घग्गर नदी है, और भी बहुत सारी नदियाँ बहती होगी। पहाड़ों से ये नदियाँ बह के अलुवियल पार्टिकल्स लेके आती थी, और उसकी वजह से फर्टिलिटी यहाँ भी थी। तो उनके अवशेष भी, उस मिट्टी के अवशेष भी अभी भी पाए जाते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वो काम का है ये अलुवियल सॉइल से, तो हो गया डेल्टाज। डेल्टाज किस किस का? जो नदियाँ हैं, नदियाँ कौन कौन सी है? महानदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। एक होगी गोदावरी, ये आपके सामने जानकारी है, गोदावरी। एक होगी कृष्णा, इन सब का जो ये मुहाना है। और इसके अलावा एक होगी कावेरी। स्पेलिंग आपकी बुक में ये दे रखी है, और कई जगह स्पेलिंग में कई जगह से भी दे रखा है। सारी जानकारी हम आपको डेटा वाइज आपको बताते जा रहे हैं। तो ये जो डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है? नदियों का जो संगम समुद्र के साथ होता है, तो समुद्र में मिलने से पहले नदियाँ 4 या 5 अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है। वो एरिया स्वाम्पी एंड मार्शलैंड, जैसा इंग्लिश का वर्ड है स्वाम्पी एंड मार्शलैंड, वो एरिया वैसा बन जाता है, दलदली बन जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में गाय भैंसे, वो जोड़ा होता है, जोड़े में वो उस पानी में दलदल में नहाती है, ऐसा पानी बन जाता है। तो ये डेल्टाज वाला है। तो ये आपके सामने जानकारी है इस इलाके में, यहाँ पर तो ये फैला हुआ है। तो ये जानकारी मैंने आपको बताना चाहा। अब इसमें आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। जितनी बार आप लिखोगे वीडियो को, चाहे आप बार बार देखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे अकॉर्डिंग टू मी। जब तक आप लिखोगे नहीं, नोटबुक लेके बैठे हैं और उसमें आप नोट करें इन चीज़ों को, मैं जो आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप नोट करें। जो नोट करते जाएंगे आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा एक जानकारी और आपके सामने, ये जो
पार्टिकल जाके जहाँ इकट्ठे होते हैं तो उस एरिया को और क्या क्या बोलते हैं। तो एक तो हो गया डुवार्स, ये यहाँ से आपका इक्वेशन आया हुआ है, डुवार्स हो गया, एक हो गया कोस, और एक शब्द हो गया तराई। तराई का शब्द वही है, द फर्स्ट वार ऑफ तराई, सेकंड वार ऑफ तराई, वो तराई से ही वो सब निकला है तराई। 1191 1192 पृथ्वीराज और मोहम्मद गनी के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो तराइन का फर्स्ट वार, तराइन का सेकंड वार, वो सारी चीज़ें आपको 1191 1192 सब जानकारी आपको बता चुका हूँ। तो उसी शब्द से वो ये इसी शब्द से वो शब्द निकला है, तो ये जानकारी आपको मैंने दे दी। अब इसमें जो आगे जो जानकारी आती है वो है ये कितने प्रकार की मिट्टी होती है। तो न्यू एलुवियल सोइल, लो भाई दो भाग से, तो न्यू एलुवियल सोइल है, इसका एक नाम है खादर, खाद वाली खादर, और ओल्ड वाली बांगड़, बाद वाली बांगड़। याद करने का तरीका, तो याद बांगड़ लो साहब, ये आपकी बुक में दे रखा है, बुक के बाहर का भी देख बता रहा हूँ। तो याद करने का तरीका है खाद, जो नई जो अलवेम पार्टिकल जो लेके जो नदी आएगी तो वो खादर हो गई, खाद वाली खादर हो गई, बाद वाली बांगड़ हो गई, बाद वाली ओल्ड हो गई। लो साहब, ये ओल्ड हो गई, ये न्यू हो गई, ये इसके दो हिस्से। अब जो इसके अलावा और जो जानकारी इसके अंदर जो बताई गई है वो आप देखिए, यहाँ पर कौन कौन सी जो फसल्स है वो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं, देखिए आप इसको, यहाँ कौन कौन सी फसल उगाई जाती है इसमें, ये देखिए आप इसमें जो डाटा है मैं प्रयास करूँगा। यहाँ शुगर के क्रोप्स हम कौन कौन सी उगाते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, ये हो गया तो शुगर के, गन्ने की है, पेड़ी एक हो गया आपका पेड़ी, और इसके अलावा एक हो गया वीट, गेहूँ की जानकारी है। इसके अलावा और भी बहुत से अनाज हैं उगाते हैं। इसके अलावा एक पल्सेज है, दालें, ये सारी जानकारी आपके सामने है। मैं वापस रिपीट कर दूँ, गन्ना यहाँ उगाया जाता है, चावल यहाँ उगाया जाता है, गेहूँ यहाँ उगाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो अनाज यहाँ उगाए जाते हैं, और इसके अलावा दालें उगाई जाती है। ये आपका क्रोप्स का आ गया। अब इसके अलावा इसमें क्या क्या और भी इसकी जो फर्टिलिटी है, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, ये आप जानकारी आप नोट कर सकते हैं। इस मिट्टी में पोटास पाया जाता है, इस मिट्टी में यहाँ पे फॉस्फोरिक इसमें एलिमेंट पाया जाता है, और इसके अलावा एक जानकारी और है लाइम, ये चीज़ें यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, ये आपके ये सब इसमें एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया, रिपीट कर देता हूँ। इसके अलग अलग इलाकों में 3 नाम है, डुवार्स, कोस और तराई। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। न्यू एलुवियल सोइल, ओल्ड एलुवियल सोइल, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें, ठीक लगा लें। यहाँ पे नई वाली जो मिट्टी है वो खाद वाली खतर, और ओल्ड वाली मिट्टी वो बाद वाली बंगड़ हो गई। और क्या क्रॉप्स यहाँ पर ये गन्ने, शुगर केन, चावल, गेहूँ, अन्य प्रकार के अनाज और ये दाल। इसमें कौन सी केमिकल से, इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। अब इसी के साथ ही ये जानकारी पूरी मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसके नेक्स्ट पेज जो मैप आएगा तो हम आपको सारे एक साथ बताने का प्रयास करेंगे। चलो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मिट्टी है वो जानकारी आपके सामने लेते हैं। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक दिमाग में छपेगा नहीं, सीधी सी बात ही आपको जब तक आप इसको लिखोगे नहीं तब तक ये दिमाग में छपेगा नहीं। अब आपके सामने जो नया डाटा आपके सामने पेश हो रहा है वो आप देखिए। नेक्स्ट जो मिट्टी है वह है ब्लैक सॉइल। नाम से ही आप जानते हो काली मिट्टी, और इस काली मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है ये इसमें कॉटन पाया जाता है, और इसी वजह से कपास कॉटन की वजह से इसका नाम भी रखा हुआ है ब्लैक कॉटन सॉइल। बस कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि नहीं इसका एक कॉमन एक पॉपुलर नेम क्या है, इसका पॉपुलर नाम इसका क्या है ब्लैक सॉइल का, तो ब्लैक कॉटन सॉइल है क्योंकि यहाँ पे कॉटन ज़्यादा होता है। सेकेंड नेम इसका जो सेकेंड नेम है जो नॉर्मली यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड नेम वो है रेगर सॉइल। मैंने साफ लिख दिया, वो तो पॉपुलर नेम है। ऊपर वाला जो आपको बताया है इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से ये पॉपुलर है, लेकिन दूसरा सेकंड जो नेम है वो रेगर सॉइल है। ये जानकारी आपको दे रखी है। अब देखिए आप
ये नॉर्मली हम ये देखते हैं ये मिट्टी बनती किससे है, तो ये हो गया लावा, लावा से। वोल्केनो है, वोल्केनो से जो लावा निकलता है, वो लावा जब निकलता है तो ऊपर वाले हिस्से पर ये जब यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से ये लावा निकलेगा तो पहले ये गर्म होगा, जब ये हॉट होगा तब इसका कलर रेड होगा। जब ये मेरी बात सुन लीजिए आप, ये आपका ये वोल्केनो यहाँ से ये बीच की पाइपलाइन इसकी, तो यहाँ से ये हॉट होगा, रेड होगा, और उसके बाद जैसे ये कूल हो जाएगा, जैसे ये कूल हो जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। कलर इसका सिंपल सी थ्योरी है। सबसे पहले ऊपर निकला तो ये इग्नियस रोग बनी, इग्नियस का मतलब होता है आग, फायर, तो ये हॉट है तो ये इसका कलर रेड है। और जैसे ये ठंडा होता गया, यहाँ जमता गया पहाड़ के ऊपर, ये साइड में जमता गया, कूल हो गया, तो कूल हो गया तो इसका नाम क्या पड़ गया, ये कैसा दिखाई देने लगा, ब्लैक दिखाई देने लग गया, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल, तीनों नाम एक साथ बता दिए मैंने आपको। अब ये कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाके में ये पाई जाती है, तो ये आपका जो एरिया है इसमें आप बाकायदा साफ साफ दे रखा, महाराष्ट्र है, MEH मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँगा महाराष्ट्र, इसके अलावा सौराष्ट्र, ये गुजरात का हिस्सा है, जो सौराष्ट्र है वो गुजरात का हिस्सा है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ गुजरात, ये गुजरात का हिस्सा है। इसके अलावा मालवा, मालवा हमारे मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत राजस्थान इस इलाके में है, और इसके अलावा मालवा के अलावा आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, MP, मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँगा छत्तीसगढ़। ये जो एरिया है इस एरिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा ये भी देखा है कि जो गोदावरी है, गोदावरी ये वजह वहाँ भी थोड़ा सा इसमें आपको देखा है साउथ ईस्ट में, और एक प्रश्न देख लीजिए साफ साफ, ये कहाँ है, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट। ये आपके साथ साथ नोट्स आपके साथ साथ बन रहे हैं, आप नोट करते जाएंगे तो आपका बिल्कुल मामला क्लियर हो जाएगा, तो देखने के हिसाब से। अब नीचे देखा ये क्ले मटेरियल ज़्यादा होता है, चिकनी मिट्टी का शुरुआत यही होती है, क्ले मटेरियल इसमें ज़्यादा पाया जाता है, चिकनी मिट्टी, मैं साइड में लिख दूँ आपको चिकनी मिट्टी। ये जो चिकनी मिट्टी है ये शुरुआत ही ऐसी होती है, चिकनी मिट्टी यही है, बस एक प्रकार से, ज़्यादा अलग से उसका जरूरत नहीं है। तो इसमें ये देख आप कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है, कार्बोनेट इसमें पाया जाता है, इसके अलावा मैग्नीशियम है। ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में आ रही है, क्या क्या चीज़ आपको नोट करनी है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा पोटास, और ये नीचे थोड़ी सी जगह हमारे पास बची है, पोटास और डाई, ये इसमें सारी चीज़ पाई जाती है। और भी इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है, वो नेक्स्ट में हम लेंगे। तो इसके नाम बता दिए, ब्लैक सॉइल को सेकंड नेम मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेगर सॉइल के नाम से बोलते हैं। इसका पॉपुलर नेम ब्लैक कॉटन सॉइल है, क्योंकि कॉटन यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। उगाते लोग यहाँ पे जो भी है, ये लावा से बनी होती है, ये वोल्केनो में ये बीच वाले पाइपलाइन से यहाँ से लावा बाहर निकला, ये हॉट है तो रेड कलर में, जब ये शांत हो गया, ठंडा ठंडा डर में कूल हो गया तो ये ब्लैक हो गया। इसके अलावा देखो ये कौन कौन सी, ये महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात का हिस्सा है, मालवा मध्य प्रदेश थोड़ा बहुत राजस्थान का हिस्सा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ इस इलाके में, और गोदावरी कृष्णा नदी है उसके साउथ ईस्ट में ये मिट्टी पाई जाती है। ये चिकनी मिट्टी का प्रारूप ये है प्रकार से। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, कैल्शियम है, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सारी चीजें मैं रिपीट कर चुका हूँ। अब इसमें आगे देखिए और भी जानकारी हमारे समक्ष आती रहेगी, और बस आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है आप नोट करते जाएं, लिखते जाएं, जब तक लिखोगे नहीं आगे नहीं बढ़ोगे। सीधी सी बात ये है, लिखने की आदत आजकल हमारे लिखने की आदत कम है, देखने की सुन लिया, बस देख लिया और सुन लिया, बस पार हो गया मामला। देखिए ये आपकी समक्ष मैप है, मैप को थोड़ा सा मैं क्लियर एक बार बीच में करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने दो मिट्टी के बारे में जानकारी ले ली है, ले रहे हैं। अब देखिए शुरू में जो हमने देखा था, देखिए मैं बहुत बार बीच में आ जाता हूँ। अब देखिए अलुवियल सोइल जो आपके समक्ष है, सबसे पहले हमने जो चर्चा की थी अलुवियल सोइल की, उसका आप मैप देखिए, आप नंबर 1 देखिए आपके समक्ष है। ये जो थोड़ा सा फीका कलर है जो ग्रीन का, ऊपर तो ज़्यादा ग्रीन है नीचे वाला, ये देखिए आपके समक्ष ये पूरा दिखाई दे रहा है। ये पूरा बेल्ट है, नेपाल से 4-5 नदी आ रही है, गंगा नदी यहाँ से है,
और ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रही है, ये यहाँ पे सानपुर, फिर ये दुआंगोर और हमारे आसाम में आते हैं, इसलिए बन गई ब्रह्मपुत्र बन गई। और जब ये बांग्लादेश में आते हैं जमुना बन गई। ऐसे नाम बदलते रहते हैं, गंगा नदी या बंगाल में आते हुगली बन जाती है। अब ये मैंने आपको बताया था महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इसका जो डेल्टा है, इसलिए ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये यही नदी पाई जाती है। देखो अलुवियल सोइल। अभी हम बात करें ब्लैक सोइल की, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है मालवा है, महाराष्ट्र है, ये जो मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र से नीचे वाला, और ये जो दो नदियाँ हैं तो अभी हमने कृष्णा गोदावरी के बारे में बताया, तो ये यहाँ लास्ट हिस्से तक ये काली मिट्टी को लेके जाती है। ये जो गुजरात का थोड़ा बहुत हिस्सा है यहाँ पर भी ये ब्लैक सोइल है। तो दूसरा मैंने आपको ब्लैक सोइल के बारे में भी आपको चर्चा कर दी, बता दी आपको ब्लैक सोइल। और इसके आगे हम पढ़ेंगे आपको, देखिए ये रेड एंड येलो सोइल है, इस कलर में ये बीच वाले हिस्से में पाई जाती है। फिर ये लेटराइट सोइल, लेटर जो वर्ड है वो निकला ईंट, ईंट से ये वर्ड बना है, लैटिन भाषा का शब्द है। लेटराइट मतलब ईंट के कलर जैसा, वो भी हो गया। इसके अलावा एरिड, ये हमारा जो राजस्थान बचा हुआ थार मरुस्थल, एरिड हो गया शुष्क एकदम रेतीली मिट्टी, वो हमारे ये राजस्थान है, इधर वाला हिस्सा देख लो, थार मरुस्थल। थार के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, थार गाड़ी भी आती है हमारे महिंद्रा की, वो थार का अर्थ वहाँ के बीकानेर जैसलमेर के लोग जो थार शब्द बोलते हैं, थार का मतलब हो गया ओस, पेड़ पौधों पत्तों पर जो ओस पड़ जाती है उसको वहाँ के लोग थार बोलते हैं। और वैसे एक हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में एक बकरी का नाम भी जो थार के नाम से है, पूरी जानकारी उन्होंने दे दी है आपको, देख लो आप। तो इस प्रकार से ये पूरा ये इंडिया के नक्शे को मैंने आपके सामने क्लियर किया। अब इसमें आगे देखिए आप, इसको हम आगे शो करें, धीरे धीरे हम इसकी समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा ये ब्लैक सोइल का जो थोड़ा सा जो हिस्सा बच गया वो देखिए आप। इसको एक बार थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड में इसका एक कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए आप राइट वाला, तो एक लास्ट जो इसमें ब्लैक सोइल में जो एक लास्ट टॉपिक है वो है ये, जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट शावर जैसे ही मैं राइट कर दूं इसमें, फर्स्ट शावर इसमें देखो ये नाम है राइट ब्लैक करो, राइट ब्लैक करो। अब आप देखिए इसको आप, तो फर्स्ट शावर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जो मेन चीज है, पहली बारिश होती है उसी वक्त ये लोग इसकी खेत जोत देते हैं, टिल्ड, आपके बुक में लिखा हुआ है टिल्ड, इसको समझने का प्रयास करें। फर्स्ट शावर होती है, ये जो काली मिट्टी है यहाँ पर फर्स्ट शावर होती है, पहली बरसात होते ही यहाँ के जो किसान लोग हैं वो जमीन को जोतना शुरू कर देते हैं। अब इसके पीछे एक अर्थ, ये एक क्वेश्चन ही आया है आपका कि काली मिट्टी की अलग से विशेषता क्या ब्लैक सॉइल, तो वो है कि फर्स्ट शावर होते ही ये क्या जोत देते हैं, कल्टीवेशन कर देते हैं, सीडिंग कर देते हैं। इसका कारण क्या है कि बाद में जो उसको पानी पड़ गया काली मिट्टी पर, उसको ऐसे पड़े रखा तो मिट्टी बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है, क्रैक्स पड़ जाती है, इसको बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है। इसलिए मानसून की पहली बारिश होती है, पहली बारिश के साथ इसको कल्टीवेशन कर देते हैं, निपटा देते हैं। चलो अब इसमें ये आपका हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं, आप कोशिश है कि ये टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हो जाए। अगला है रेड एंड येलो सोइल, दो नाम इसमें दे रखे हैं और ये दो नाम क्यों पड़े हैं ये भी थोड़ा समझ लो आप, बाकी चीज़ों भैया आप अपने नोट्स बनाओगे आपसे चलेगा। तो ये जो क्रिस्टल की रोक्स है, क्रिस्टल मैं क्रिस्टलाइन में लिख सकता था, इग्नियस, इग्नियस का अर्थ हो गया फायर, और चट्टान से ये बनी हुई है। तो स्वाभाविक है, मैंने आपको ब्लैक सॉइल बताया था जब वो वोल्केनो का नक्शा बनाया था कि उस वक्त ये इग्नियस
जो चट्टान है उससे वो लावा निकलेगा तो उसका कलर होगा रेड। लो साहब, ये मैंने साफ साफ बताया था, क्रिस्टलाइन छोटे छोटे टुकड़ों के तौर पे ये बाहर निकलेगा। तो इग्नियस चट्टान का ये हिस्सा है, लावा में बाहर निकलेगा, तो इस हिसाब से ये इसका कलर रेड रहेगा, तो रेड हो गया। लो साहब, ये बाकायदा। और कौन सी इलाके में पाई जाती है ये? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ, इलाका कौन सा है? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटो। तो डेक्कन शब्द कहाँ से आया हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लो साहब, अभी मैं दिखाया था आपको। अरे भाई, अंग्रेजों को इतनी हिंदी नहीं आती थी। हमारे भारत का एक शब्द है दक्षिण, हमारे भारत में हिंदी भाषा का एक शब्द है दक्षिण है। और अंग्रेजों की जुबान है टूटी फूटी होती, तो उनको दक्षिण आती नहीं थी। तो दक्षिण को बोले कैसे वो अंग्रेज लोग? तो इसको डकन, उसको दक्षिण को डकन 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 करते करते इसको डकन बना दिया इसको। लो साहब, हिंदी का शब्द दक्षिण है, दक्षिण को उन्होंने बना दिया डकन। मैं तो कई बार सोचता हूँ इसको डाकन नहीं बनाया, मैं तो कई बार सोचता हूँ इसको डाकन नहीं बनाया, मुझे पता नहीं क्या होगा। डाकन बना दे तो पता नहीं क्या इनकी बाबाट बनती है, जो भी हिसाब से है। तो ये इसको बनाया नहीं, इसको डकन ही बनाया। चलो ठीक है, प्लेटो पठारा आप जानते हो, नीचे वाला हमारी भारत का हिस्सा है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो इस इलाके में ये, हाँ अब आपके सामने बड़ा कुछ नहीं आता है, ये येलो कलर कहाँ से है? तो ऐसा कहते हैं कि ये आपकी यहाँ पर बाकायदा साफ साफ दे रखा हाइड्रेटेड। जब यहाँ की मिट्टी पर जब पानी सूख जाता है, मिट्टी का पानी सूख जाता है, पानी जब इसका सूख जाता है मिट्टी का, इस मिट्टी का, इसका, जब इस मिट्टी का पानी सूख जाता है तो ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर किस में चेंज हो जाता है? येलो में। सीधी सी बात ये, जब इस मिट्टी का पानी, जब धूप तेज पड़ती है, इसका मिट्टी के अंदर से वो इवोपरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। सीधी सी बात ये, ज़्यादा घुमा फिरने की जरूरत ही नहीं आपको। हेलो साहब, ये लो हो गया पूरा। कहाँ पर क्या है? तो सारा रखा, एरिया बता रखा है उड़ीसा में, एरिया उड़ीसा में ये पाई जाती है। अभी मैं दिखाया था आपको छत्तीसगढ़ में, तो आपका ये हो गया। और इसके अलावा जो गंगा प्लेन है, मिडिल गंगा प्लेन, कोई देख लो आराम से, बहुत बार बीच में आता हूँ। जो मिडिल गंगा प्लेन है, अब हाथ की आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ी है हाथ की, मैं बीच में नहीं आऊँगा। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ मिडिल गंगा प्लेन है, यहाँ पर ये मिट्टी बहुत मात्रा में पाई जाती है। मैं रिपीट कर दूँ, क्रिस्टलाइन, तो साफ पूरा लिखते हैं, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स है। ये रोक एक प्रकार से, इग्नियस का मतलब आग ही होता है, और आग का कलर आपको बताया, ये चट्टान पड़ती है रेड, रेड से रेड मिट्टी बन गई। ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटो में पाई जाती है। जब यहाँ पर तेज ज़्यादा धूप पड़ती है तो येलो हो गया, तो हाइड्रेटेड से येलो कलर बन गया इसका। एरिया इसका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन। लिखना सीखे, क्रिएटिव बनाए। एक शब्द है, मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ, क्रिएटिव माइंड। अपने हाथों से कुछ लिखें, कैसा भी लिखें, चाहे सही लिखें गलत लिखें, लेकिन अपने हाथों से लिखें। इसलिए मैं आपको इस पेज के साथ साथ यहाँ पर हाथ से लिख के भी बता रहा हूँ। इसके साथ ही ये मिट्टी वाला टॉपिक कंप्लीट, हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रयास है एक साथ पूरा कंप्लीट हो जाए, तो मैं ये चैप्टर भी कंप्लीट मानूंगा। चल मुख्य मैं बताने का प्रयास है मेरा। चलो इसमें आगे देखते हैं। लेटराइट सॉइल, इसको लेटराइट सॉइल है, ये आप देखिए। तो नाम मैंने लिख दिया है, मेरे पास खूब स्पेस है। लेटराइट सॉइल, तो ये जो शब्द निकला है लेटर, ये किसी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, और इसका मतलब होता है ईंट, ब्रिक्स, ईंट होता है, ईंट के कलर जैसा। ये नीचे आपको देखो ये दिखाई दे रहा है, ये ईंट के कलर जैसा जो भी है। इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आपके MCQ फिल द ब्लैंक्स, तो ये क्वेश्चन नॉर्मली आप, बाकी चीज़ तो भाई आप नोट करोगे, लिखोगे, आप जो भी लिखा हो खुद भी तो पढ़ोगे ना, और तो मेन चीज़ बताना आपको जो भी है।
तो ये आ गया ये pH इस लेस देन 6.0, ये इसका एसिडिक है। इसका ये मिट्टी के अंदर ये एसिडिक कितना पाया जाता है इस प्रकार से, ये जानकारी इस पर कई बार आपका क्वेश्चन आया, सीधी बात ये। और देखिए कहाँ कहाँ ये इसमें ये पाई जाती है, ये आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल। महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और ये बंगाल का कुछ एरिया है, यहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। मेन नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, इसका नाम भी क्यूपड़ा, ये भी एक लेटर शब्द है। लेटर शब्द आपका पता है लेटर भाषा का है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इसी वजह से बोलते हैं ये एरिया हो गया इसका। और इसमें ये हुमस, इसमें हुमस बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस मिट्टी के अंदर, हुमस में रिच होती है। अब आप देखिए इसमें और क्या क्या इसमें पाया जाता है। हाँ ऊपर देखिए आप, और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, हमारा पूरा फोकस क्वेश्चन पर है। ये कौन कौन से इलाके में ये मिट्टियाँ हैं और देखो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर टी, चाय भी है, कॉफ़ी है, ये भी पाई जाती है। ये मेन चीज़ है नीचे वाले। साउथ इंडिया में इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, चाय और कॉफ़ी वाला एरिया यही है। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है कैशूनट। हम बहुत बार ये बच्चों को क्वेश्चन देते हैं, जो काजू है ये कौन सी मिट्टी में उगाए जाते हैं, तो कैशूनट है ये। तो आंध्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, केरला, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु। तो ये मैंने कई बार क्वेश्चन किए हैं, उन्हें दिया भी है बच्चों को, ये आने की संभावना रहती है हमेशा भी। ये जो हमने टिक लगाए हैं ये कैसे कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है, लोसा, लेटराइट सॉइल, ये आपके सामने जानकारी। और ये कहाँ कहाँ है, ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल। उमस इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और एरिया कौन कौन सा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। चाय कॉफ़ी यहाँ पर उगाई जाती है नॉर्मली। ये यहाँ से इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता जितना कि आता है यहाँ काजू, कैशूनट की कहाँ हुआ है, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये इसी मिट्टी में। ये क्वेश्चन कई बार दिया हमने भी, आपको बता भी रहे, देख लो हिसाब से। तो इसी के साथ ही आपका लेटराइट वाला यहाँ भी कोशिश की, ये पूरा इस प्रकार से हुआ। अब इसमें धीरे धीरे हम समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मिट्टी वाला एरिड सॉइल, एक दो मिट्टी और है कंप्लीट। हमारे राजस्थान वाली मिट्टी है, तो राजस्थान वाली मिट्टी की तो मैं ज़्यादा तारीफ करूँगा, हमारी खुद की। हमने तो जिंदगी जी इस एरिड सॉइल, एरिड सॉइल तो एक प्रकार से शुष्क मिट्टी, ये हमारी मिट्टी है, शुष्क है। और इसको भाई रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, रेतीली मिट्टी। मतलब मेरी मिट्टी की बड़ाई पहले करूँगा, बात ये राजस्थान की बात ही। अब इसमें साल्ट कंटेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं, साल्ट कंटेंट, जिसकी वजह से ये लोग क्या है कि खेती बाड़ी के लिए इसको पानी देना पड़ता है। इसमें आप साफ साफ देखकर ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवोपरेशन, ये चीज़ आप देखो। आप ड्राई क्लाइमेट है आपके सामने, हाई टेम्परेचर है, और ये इवोपरेशन है, मैंने ड्राई कर दी आपके सामने। हाई टेम्परेचर, इवोपरेशन, ड्राई क्लाइमेट आपके सामने है। इसकी वजह से इसमें कमी होती है। द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, आपके सामने मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो ये जो अंडरलाइन मैंने इसलिए किया था कि आपको ध्यान है। इसमें कंकड़ भी खूब पाए जाते हैं, कंकड़ की लेयर पाई जाती है इसमें, कंकड़, दोनों चीज़ साफ से मैंने अंडरलाइन कर दी। द कंकड़ लेयर ये भी इसमें पाई जाती है। अब ये कंकड़ लेयर हमारे यहाँ पर फायदेमंद है, इसकी ये पानी नीचे नहीं जा पाता। कंकड़ लेयर की वजह से पानी इसमें नीचे नहीं जा पाता है, पानी को नीचे जाने से रोक लेता है हिसाब से, ये लेयर है हिसाब से, तो पानी जमा रहता है हिसाब से। अब एक चीज़ यहाँ पर ये है, हाँ, यदि आपको इस एरिया में इरिगेशन, सॉरी देखिए हिसाब से, तो यदि आपको इस एरिया में कल्टीवेशन करनी है, आपको खेती बाड़ी करनी है आपको इस एरिया में, तो आपको प्रॉपर इरिगेशन करना पड़ेगा। प्रॉपर इरिगेशन आपको
देना पड़ेगा। ये विशेषता है इसकी, ये विशेषता है आपको। यहाँ आप कल्टीवेशन करना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहते हैं, खासकर ये मामला कहाँ ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, वेस्टर्न राजस्थान। हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है इस मामले में ये मामला बिगड़ा हुआ है। लो सर, तो मैं रिपीट कर दूँ, इसमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा है, कंकड़ लेयर की वजह से ये जो वाटर है, वाटर ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है, सीधी बात ये। तो ये थोड़ा बहुत हमारे फायदेमंद भी है। और कल्टीवेशन आपको करनी है तो इसमें प्रॉपर इरिगेशन करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ मैंने आपको अंडरलाइन करवा दी। ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, इवोपरेशन है, जो इसकी वजह से इसमें लेक ऑफ ह्यूमस, इसमें ह्यूमस कम है एंड मॉइस्चर, नमी कम रहती है इसमें। मैंने जो यहाँ की लाइन थी यहाँ लिख दी आपके सामने, इसमें कमी रहती है। ये आपके सामने रिपीट हो गया। ये रेतीली मिट्टी में, ये हमारी माँ है, हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है, तो भाई इसमें खेले कूदे इतने बड़े हुए हैं, तो हमें हमारी मिट्टी पे गर्व है, सीधी सी बात ये है। और वो गर्व हो या ना हो, लेकिन हमें इस हमारी मिट्टी पे गर्व है। लो साहब, ये देखो इलेक्ट्रोड का पूरा तरीका है, इसको मिटाते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। माँ माँ होती है और हमारी मिट्टी, हमारी माँ ये है, हम इसको पहुँचाते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको, चलो नेक्स्ट, ये इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। बड़ा करके इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से लेते हैं इसको। चलो अब देखो आप इसको, ब्लैक करो। हाँ ये नहीं राइट है। ओके ओके। अब देखिए आप इसको, यहाँ पर हमारा हाँ, इसके अलावा उसमें एक जानकारी और भी थी। तो एक प्रकार से आपकी एक दो और भी चीज़ें होती है। माउंटेन वाले इलाके के अंदर भी मिट्टी पाई जाती है। माउंटेन्स वाली जो मिट्टी है उसके अंदर वो वेलेज वाली अधिकतर वो ये अलुवियल सॉइल का हिस्सा होती है, तो उसके बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, वो छोटा ही जिक्र है। आगे हमारा जो लास्ट टॉपिक हुआ है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन पहले हम इसको ले लेते हैं। मिट्टी का जो कटाव इस प्रकार से, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये हमने इसको बड़ा करके आपको बिल्कुल क्लियर आपको सामने समझाना चाहूँगा। आपको ये जानकारी हमारे सामने है और इसको मैं लिख के, अब देखिए इसमें आप, तो यहाँ एक तो है गलीज, ये रहा गलीज आपका। सर इसको मैं राइट क्लिक करके, ये जानकारी आपके सामने है। यहाँ से मैं इसको राइट करके, आप थोड़ा इसको देखिए। ये तो यहाँ पर दे रखा है गलीज, मैंने अंडरलाइन कर लिया है गलीज। एक आपका है बेडलैंड, 2, एक रिवाइस है 3, एक आपका हो गया सीट इरोजन। आपके समझ अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, देख लो उधर से आप। गलीज सॉइल इरोजन के अंदर जो मुख्य तौर पे जो हम चीज़ सामने लेंगे वो आपके समक्ष है। एक तो आपका गलीज ये समझाऊंगा आपको मैं, दूसरा आपका बेडलैंड समझाऊंगा आपको मैं, तीसरा रिवाइस है, चौथा सीट इरोजन है, और एक इसमें ये दे रखा है बेड इरोजन, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। चलो 5 चीज़ें मैं नोट कर लेता हूँ आपके समक्ष। सॉइल इरोजन, गलीज ये क्या चीज़ है। नंबर 2 हमारे सामने है बेडलैंड। बेडलैंड है जैसे हम क्लास में लेते हैं वही है, बस बाकी मैं यहाँ पर बस ऑनलाइन चल रहा है मामला। और एक हो गया आपका सीट इरोजन, जो चीज़ आपको समझानी है वो सारी लिख दूँ मैं जो भी। और एक आपका हो गया बेड इरोजन, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले चलते हैं गलीज। मिट्टी ज़्यादा मजबूती के साथ है, पानी बरसात खूब हो रही है, तो इस प्रकार की लाइनें पड़ जाती है। आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये दोहरे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर बाकायदा ये परिभाषा है, ये हमने 20 बार बच्चों को दी भी थी। द रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, कट थ्रू द क्लेई सॉइल, चिकनी जो मिट्टी है उस मिट्टी को उसमें लाइनें बनाते हुए
और एक चैनल बना देता है। ये देखो ये चैनल बना दी इस प्रकार से, आप इसमें दिखा चैनल बना दिए, तो इसको हम बोलेंगे गलीज। लो साहब गलीज बोलेंगे इसको। अरे पानी बरसता है तो ये दोरे से बन जाते हैं ना, नाली में लाइन से बन जाती है साहब, वो गलीज हो गया। हेलो क्लियर, मामला क्लियर है, इम्पोर्टेंट है, याद करते रहना आप। दूसरा हो गया बेडलैंड, अनफिट फॉर कल्टीवेशन। बेडलैंड हो गया अनफिट फॉर कल्टीवेशन, अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जो बीच में आ गया आपकी। लो साहब देख लो आपके सामने। और ये जो चंबल वाला इलाका है, इसी बेडलैंड को चंबल वाले इलाके में देखो, इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रिमाइंस। लो साहब ये जो रिमाइंस है, ये शब्द कहाँ से आया है? चंबल बेसिन। चंबल वाले इलाके में अपन बोलते हैं ना अपनी भाषा में बीहड़, अपन अपनी भाषा में बोलते हैं बीहड़। ये जो शब्द यही है बीहड़, ये चंबल का बीहड़। वो बहुत सारे डाकू हो गया, आपने स्टोरी सुनी, कहानी सुनी, वो सारे सब रिमाइंस वाला ही है मामला। ये रिमाइंस आपके सामने दे रखा है। अब इसके अलावा एक है सीड इरोजन, और ये किसकी वजह से होता है? ये वाटर की वजह से होता है, ये आपके सामने वाटर की वजह से। पानी बह रहा है, मिट्टी बहुत मजबूत है, तो उसकी वजह से सिर्फ उसके ऊपर की जो लेयर है वो वहाँ से सरक जाती है, उस पानी के साथ बह के सरक जाती है। वो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ। समटाइम्स कभी कभी वाटर फ्लोज एज ए सीट ओवर लार्ज एरियाज इन ए स्लो। सीट की तरफ पे, सीट की तरह से वो पानी बहता है, तो वो पानी क्या करेगा इस कंडीशन में? ऊपर की जो टॉप सॉइल है उसको भाग के ले जाएगा। द टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे, ऊपर की जो पहली जो परत है उसको भाग के ले जाएगा। उस पहली परत को बोलते हैं सीट, और उससे बन गया सीट इरोजन। हेलो साहब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी क्लियर हो गया आपका, ये भी हो गया और ये भी हो गया सीट इरोजन। अब ये भाई किसकी वजह से हुआ है? ये वाटर, ये लो साहब मैंने साफ साफ आपको बता दिया वाटर की वजह से। अब लास्ट आपका बच्चा विंड इरोजन, हवा बहती है, हवा विंड की वजह से। लो साहब हवा विंड की वजह से जो इधर से उधर मिट्टी उड़ी और वहाँ से इधर से उधर वो चली गई, तो उसको विंड इरोजन बोलते हैं। इसका विंड ब्लोज लूज सॉइल, जो हल्की फुल्की मिट्टी होती है खासकर हमारे रेगिस्तानी मिट्टी, और वो यहाँ से वहाँ आग बहती हुई चली जाती है, मिट्टी के धोरे जैसे दूर हो जाते हैं, वो सारा विंड इरोजन हो गया। तो ये सब के सब इसमें आ गया, सब बता दिया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ये मैंने अंडरलाइन कर दिया आपको, बस आप इनको याद करें। बस एनसीईआरटी की भाषा से बाहर सोचिए नहीं, यदि आपको उसको बटा सुना बनाना है, ये आपके सामने क्लियर है। इस प्रकार से सॉइल इरोजन में गलीज है नंबर 1 पॉइंट, दूसरा बेडलैंड है, तीसरा रिमाइंस है, चौथा सीट इरोजन और पांचवा विंड इरोजन है। 5 मैंने आपको बता दिए, क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें लो साहब, मैं समाप्ति की तरफ हूँ चैप्टर के, और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा पहला प्रयास है ज्योग्राफी का, यहाँ से शुरू करके अच्छा लगेगा। साथ साथ में व्हाइट बोर्ड भी सारा मामला सब चीज़ क्लियर कर लें आप। अब आप देखिए, अब इसको हम यहाँ लेते हैं, ये लास्ट जो हमारा लास्ट है ये, और ये इसमें लास्ट में ये हो गया सोयल कंजर्वेशन। तो मिट्टी को हमने किस किस कंडीशन से बचाया? लो साहब अभी तो इरोजन चल रहा था, कंजर्वेशन चल रहा है, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कॉन्टूर प्लैशिंग नंबर 1। उसके अलावा आपका दूसरा हो गया टेरिस कल्टीवेशन नंबर 2, ये ना टेरिस फार्मिंग तो हो गया इसमें जो भी, और तीसरा हो गया आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, और लास्ट में आ गया आपका शेल्टर बेल्ट्स। लो भाई नोट कर लेते हैं कि कौन हो गया, चारों बता दिए मैंने आपको। कॉन्टूर प्लैशिंग, मुँह जुबानी चीज़ें याद रहती है, उसका फायदा यही है कॉन्टूर प्लैशिंग। और नंबर 2 आपके सामने है टेरिस फार्मिंग, कौन सी लाइन चीज़ कहाँ कौन सी लाइन में लिखी हुई है दिखते पता लग जाता है। तीसरा हो गया आपका स्ट्रिप फार्मिंग, और चौथा आपका सामना है शेल्टर बेल्ट्स। अब देखिए आप कॉन्टूर प्लैशिंग, ये देखो प्लफिंग अलोंग द कॉन्टूर लाइंस में यहाँ से भी मेरे पास जगह पड़ी, तो ये देखो इस प्रकार से ये उन्होंने बनाने का प्रयास किया है।
ये पूरा बड़ा खेत, तो ये लाइनें बना दी, उस बीच बीच में से लाइनें बना दी बस, और लाइनों में ये खड्डे खोद दिए हिसाब से वैसे। तो यहाँ से किसी पानी की वजह से, हवा की वजह से यदि मिट्टी इधर से उधर उड़ेगी तो इन खड्डों में भर जाएगी। ये कॉन्टूर बढ़ गए साहब, ये सारे कॉन्टूर है आपके सामने बस। इसमें इसका कंप्लीट हो गया, भर गया ये। तो ये मिट्टी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, तो ये मिट्टी का बचाव हो गया। ये आप पोल्ट्री फार्मिंग, टेरिस कल्टीवेशन। अब टेरिस वाला आप देखिए, आप ये पहाड़, ये बड़ा पहाड़ है, यहाँ से इसको कट किया, इसको यहाँ से कट किया और इसको यहाँ से कट किया। अब थोड़ा इरेजर का इस्तेमाल करूँ मैं। ये चीज़ यहाँ से हटा देंगे और ये चीज़ यहाँ से हटा देंगे और इसको यहाँ से ये हटा देंगे। लो, अब मैं थोड़ा सा इसको सही करना चाहूँगा। ये लो, इसको यहाँ से सही कर दिया और इसको यहाँ से सही कर दिया। थोड़ा सा ये बच गया इधर नीचे, ये लो, मैं वापस बनाना चाहूँगा। ये बना दिया साहब इसका ये। तो ये आपका हो गया स्ट्रिप क्रॉपिंग, पहाड़ को काट करके इसके लोग यहाँ पर खेती करेंगे। ये अब इस प्रकार से स्ट्रिप बन गया ये। खासकर जो ये माउंटेन एरिया है, खासकर जो माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया के अंदर कौन कौन से ये राज्य आते हैं? तो हिमाचल प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश, और एक आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड है। तो ये जो इधर वाले जो एरिया आते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में देख लो, जो भी उधर तो ज़्यादा पानी वो बर्फ पड़ती है। तो ये 2-3 इलाके, तो इस इलाके में यही आपकी स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है। इस प्रकार से खेती बाड़ी करते हैं। पानी ऊपर से बह के आता है तो यहाँ पर ये इसके साथ रुक जाता है यहाँ पर। अब लास्ट वाली चीज़, ये हमारा समुद्र है भाई, ये ओशियन, ये पानी है भाई, ओशियन हमारा ये पानी हिसाब से, और ये समुद्र का किनारा है ये। तो यहाँ पर ये पेड़ लगाए जाएंगे इस पंक्ति से, इस पंक्ति से ऐसे ये पेड़ लगाए जाएंगे। और इसी प्रकार से ये जो लाइन बनी पेड़ पौधों की, इसको बोलेंगे शेल्टर, क्योंकि ये एक प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये शेल्टर बेड्स, ये ओशियन है समुद्र किनारे। तो हमारा जो एरिया है, कौन सा एरिया भाई? देखो आप, केरला, हमारा केरला वाला एरिया है, तमिलनाडु वाला जो एरिया है। तो इधर ये जो एरिया है, तो इस एरिया पर ये शेल्टर बेड्स के तौर पर ही खजूर के पेड़ है, सफेदी के पेड़ है, और भी बहुत नारियल के पेड़ है, ये सारे के सारे ऐसे लगाए जाते हैं। तो ये इससे क्या होगा, ये मिट्टी का जो बहाव है वो रुक जाएगा। तो इसको इक्वल कर दूँ मैं लास्ट टॉपिक को, कॉन्टूर प्लफिंग। ये मैंने आपको बताया आपके सामने, इसको यहाँ पर लिख दूँ कॉन्टूर प्लफिंग। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखें, कई जगह में कच्चा भी है। और दूसरा आपका टेरिस फार्मिंग है। ये टेरिस वाला आपने देख लिया भाई, ये तो यहाँ पर नोट भी, एक मिनट, मेकिंग टेरिस कल्टिवेशन इरोजन। टेरिस के अंदर ये टेरिस वाला बीच में छोड़ दिया हमने। स्टेप्स कैन बी कट आउट द फ्लेश मेकिंग टेरिसेस। ये टेरिस वाला ये इधर हो गया। ये सीढ़ियाँ लग गई, इसको बोलेंगे सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती है। और मैं वहाँ भी चाहूँगा, ये थोड़ा मैंने मिक्सअप कर दिया था। इसके अलावा ये इसको बोलते हैं टेरिस फार्मिंग, गलती सरकारी में मैंने कर ली, इसको टेरिस फार्मिंग बोलेंगे इसको। और अब इसमें आगे देखिए स्ट्रिप वाला ये हो गया कि जब किसी खेत को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। ये हम लास्ट में आ रहे हैं, ये हमारे पास जगह पड़ी है, ये बड़ा खेत है, थोड़ा सा 2 चीज़ मिक्सअप हो गई। इसको इसके स्ट्रिप टुकड़े कर दिए, इसके टुकड़े, ये हो गया स्ट्रिप वाला। चलो समय लेते मैंने इसको, अब टुकड़े कर दिए, स्ट्रिप बना दिए इसके, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे टुकड़े बना दिए हमने इसके। जो मिक्सअप हुआ था वो मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने। ये टेरिस फार्मिंग है, सीढ़ीदार खेती है। और ये जो खेतों के छोटे छोटे टुकड़े हुए, तो स्ट्रिप फार्मिंग हो गई। और ये लास्ट वाला हो गया शेल्टर बेड्स। तो ये ओशियन के पास समुद्र तट पर जो नारियल है, सफेदे हैं, और भी जो खजूर है, इनकी जो ये बेड बनाते हैं, जिसकी वजह से समुद्र से होने वाली जो हलचल है उससे भाई हमारा बचाव होता है, मिट्टी रुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी मैंने आपको देनी चाहिए।
तो मुझे उम्मीद है ये आपको फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये मेरा पहला प्रयास है, छोटी मोटी गलती हो तो मुझे माफ़ करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। जय श्री राम।